मेरी माँ एक मशहूर तवायफ थी, मगर मेरे जन्म लेते ही पिताजी ने उन्हें तलाक दे दिया और मुझे अपने दोस्त के हवाले करके खुद परदेश चले गए। मुझे हर मर्द बुरी नज़र से देखता था क्योंकि मैं एक तवायफ की बेटी थी। एक रात पिताजी के दोस्त की पत्नी ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं रोती हुई गांव के बाहर चली गई, जहां एक झोपड़ी में सिवाय टूटी चारपाई के कुछ न था। मैं डर कर वहीं सो गई। सुबह जब आँख खुली तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे पैर तो रस्सी से बंधे हुए थे और सामने 400। हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस पूरी कहानी को। मेरा नाम मानसी है। मैं 22 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। यूं ही रात के 12:30 बजे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मुझे दीप ने अपने कमरे में बुलाया था। उसने मुझसे कहा था कि वो कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। मैं भी चाहती थी कि दीप से खुल के बातें कर लूँ, ताकि दिल में उठने वाले दर्द को दवा मिल सके। मगर मैं उसकी माँ से बहुत डरती थी। उसकी माँ यानी मेरे पिताजी के दोस्त की पत्नी किसी जल्लाद से कम नहीं थी। वह तो मुझे अपने बेटे दीप के करीब भी भटकने नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं भी अपनी माँ की तरह ही हूँ। मैं भी ऐसे खानदानी लड़कों को फंसाने का हुनर जानती हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैं एक बहुत ही डरपोक लड़की थी। मैं अपने कमरे में टहल रही थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फट रहा था कि क्या मुझे दीप के कमरे में जाना चाहिए। दिल ने 1000 बार हाँ कहा, लेकिन जैसे ही मेरी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आता था तो दिल एकदम से घबरा जाता था। आखिर मैंने यही फैसला किया था कि मैं दीप के कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं ये फैसला करके बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि दिल में बहुत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे दोषी ठहराऊं, पिताजी को या फिर माँ को। दरअसल मैंने तो अपने माँ के बारे में यही सुना था कि वो अपने ज़माने की बहुत खूबसूरत तवायफ थी। पिताजी को वो अच्छी लगने लगी तो बिरादरी के खिलाफ जाके पिताजी ने उनसे शादी कर ली थी। पिताजी ने सोचा था कि माँ के साथ जिंदगी फूलों के बिस्तर की तरह सजेगी, लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था तो उस दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। दादी ने मुझे माँ से छीन लिया था। वो बोली, ये चरित्रहीन औरत मेरी पोती की परवरिश नहीं करेगी, ये इसे भी अपने जैसा बना देगी। पिताजी भी दादी की बात को मान गए थे। पिताजी जैसे किसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने माँ को तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। माँ उनसे विनती कर रही थी कि मुझे मेरी बेटी की शक्ल तो देखने दो, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। उस दिन मुझे पिताजी ने अपने दोस्त को सौंप दिया था। अब मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी दादी और पिताजी के दोस्त की पत्नी पर आ गई थी। पिताजी खुद यहाँ का सब कुछ छोड़कर शहर चले गए थे। दादी भी कुछ सालों बाद दुनिया को विदा करके चली गई, लेकिन पिताजी फिर कभी वापस नहीं आए। जब से बड़ी हुई थी तब से बस पिताजी के दोस्त के जल्लाद पत्नी के पास ही रह रही थी। वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी, मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत भी करती थी। उनका बेटा दीप मुझसे बस 2 साल बड़ा था और वो मेरी तरफ आकर्षित था। उसकी माँ को इस बात का शक हो गया था, इसलिए वो मुझ पर कड़ी नज़र रखने लगी थी। मेरी माँ अगर तवायफ थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था, जो मुझे तरह तरह के ताने मारती थी। पिताजी ने कभी एक बार फ़ोन तक नहीं किया था। पिताजी मुझे संभालने का खर्चा भेजा करते थे, लेकिन सारा दिन घर का काम करते रहने की वजह से और फटे पुराने कपड़े पहनने की वजह से मेरा रूप दबने लगा था। दीप मुझे पसंद करता था, इस बात का अंदाज़ा मुझे बहुत पहले हो चुका था। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर दीप ने मुझसे शादी कर ली तो मेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। उसकी माँ मुझ पर सख्ती करना छोड़ देगी और दीप की बहनें जब मुझे भाभी के रूप में देखेंगी तो मेरी इज्जत करेंगी। ये सब बातें सोचते सोचते मैं सो गई थी। सुबह भी तब आँख खुली जब मुझे कुछ गीला गीला महसूस हुआ था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। सामने का मंजर देखकर मेरा दिल घबरा गया था। दीप की बहन सुधा ने पानी का जग मुझ पे उलट दिया था और गुस्से से बोली, तुम्हें अकल नहीं है क्या? मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है और तुम मेरे लिए नाश्ता बनाने की बजाय नींद के मजे लूट रही हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी ही देर में दीप भी कमरे में आ चुका था। उसने ये सब देखा तो वो सुधा को डांटने लगा। वो गुस्से में बोला, सुधा तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? इस तरह की हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोनों का शोर सुनकर उसकी माँ भी कमरे में आ चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अब वो मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आएगी। दीप बोला,
मम्मी आप इस बदतमीज को समझा दे कि इस तरह की घटिया हरकतों से बाज आ जाए। मानसी यहाँ रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी गुलाम है जो इस तरह की हरकतें उसके साथ करती है। दीप की माँ एकदम गुस्से में बोली, सुधा माफ़ी मांगो मानसी से, जल्दी करो। जहाँ मैं अचरज में पड़ गई थी वहाँ सुधा भी हक्का बक्का खड़ी हो गई थी और अचरज वाली नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी, क्योंकि आज तक कभी उसकी माँ ने अपने बच्चों को मेरे साथ गलत सलूक करने से नहीं रोका था। सुधा मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए सॉरी कहकर बाहर चली गई। उन दोनों के जाते ही दीप ने कहा, मानसी मैंने कल रात तुम्हें बुलाया था, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैंने उससे माफ़ी मांगी और आज रात आने का वादा कर लिया था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी भलाई दीप के साथ एक होने में ही है। अगर दीप मेरे साथ है तो मुझे दुनिया की सर्द हवाएं और गर्म लू से डरने की ज़रूरत नहीं है। दीप अपने ऑफिस चला गया था, उसकी बहनें अपने स्कूल और कॉलेजों में चली गई थी, घर में मैं थी और घर के काम थे। दीप की माँ तो खुद बन ठन कर घर से निकल जाया करती थी, फिर कभी पड़ोसन के घर तो कभी पार्क चली जाती थी। जब मैं काम काज करके थक जाती तो थोड़ा सुस्ताने के लिए जैसे ही बैठती तो उसकी तीनों बेटियां घर वापस आ जाया करती थी, फिर मुझे ही उन्हें खाना देना पड़ता था। मगर मजाल है, जो कभी उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आया हो वो 100 नुक्स निकाला करती थी। दिल तो चाहता था कि उनसे कह दूं कि अगर मेरे हाथों से बनाया हुआ खाना इतना ही बेस्वाद है तो खुद बना लिया करो, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने कभी ऐसा कह दिया तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हर शाम की तरह आज भी दीप मेरे लिए सबसे छुपा कर पिज्ज़ा लाया था। मैं सारा दिन किचन में ही रहती थी, इसीलिए कभी किसी को शक नहीं हुआ था कि दीप सबसे चोरी चोरी मेरे लिए चीज़ें लाता है। मैं घर के काम को ख़त्म करके अपने कमरे में गई तो रात के 11 बज चुके थे। मुझे 12:30 बजे दीप के कमरे में जाना था। मैं एक एक पल गिन गिन कर काट रही थी। मैं बहुत खुश थी। मैं चाहती थी कि आज दीप मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, फिर मैं एक पल बिताए बिना उसे हाँ कह दूं कि दीप मुझसे शादी कर ले। यूं ही रात के 12:30 बजे मैं बहुत चोरी छुपे दीप के कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। मेरे दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही दीप खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। बोला, मैं तो समझा था कि तुम आज भी नहीं आओगी। शुक्र है कि तुम आ गई हो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाता। मैं मुस्कुरा दी थी। दीप, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, क्योंकि तुम्हारी माँ से मुझे बहुत डर लगता है। दीप बोला, मानसी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। मानसी, मैंने तुम्हें बचपन से जाना है। मैंने तुम पर होने वाले जुल्म को बहुत करीब से देखा है। मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से हम दोनों की शादी हो जाए, ताकि मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊँ, तुम्हारी तरफ उठने वाले हाथ को मोड़ दूँ। दीप की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, दीप क्या तुम सच कह रहे हो? दीप ने इस बात पे सिर हिलाया था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, दीप के कमरे का दरवाज़ा बजने लगा और उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, दीप जल्दी बाहर आओ, मानसी अपने कमरे में नहीं है, वो हर रात कहीं चली जाती है। मैं पिछले 2 हफ्तों से उसकी हरकतें देख रही हूँ। वो हर रात को अपने कमरे से गायब हो जाती है और सुबह उजाला होने से पहले घर वापस आ जाती है। तुम जल्दी मेरे साथ चलो, देखे तो सही कि वो आखिर में कहाँ जाती है, क्यों हमारी इज्जत को खाक में मिला रही है। आज उसे रंगे हाथ पकड़ना है। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम सुन के मेरा दिल घबरा गया था। तभी दीप ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला और बोला, माँ, मानसी मेरे कमरे में है, आपको बिना मतलब कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे लग रहा था कि दीप की माँ मुझे उसके कमरे में देख के ज़मीन और आसमान एक कर देगी, मगर उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वो बोली, दीप ये यहाँ होती है? उफ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बहुत परेशान थी कि ये हर रात कहाँ जाती है। अगर तुम्हें मानसी पसंद है तो बता दो बेटा, यूँ रात के अंधेरे में मिलना अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा समझदार है, मगर इस उम्र के बहकावे में आने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। दीप बोला, जी माँ, मुझे मानसी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इसे आज अपने कमरे में बुलाया था, ताकि मैं इसके दिल की बात जान सकूं कि क्या ये भी मुझे पसंद करती है या नहीं। वो बोली, आज ही बुलाया है कि हर रात बुलाते हो? अपनी माँ से कुछ मत छिपाओ,
मैं अचरज में पड़ गई थी और उसकी माँ का गेम समझ चुकी थी। वो पक्का किसी और ही फिराक में थी। इतनी देर में ही दीप की तीनों बहनें भी कमरे में आ गई थी। सुधा बोली, अच्छा तभी तो मैं कहूँ कि आप मानसी की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो मोहब्बत परवान चढ़ाई जा रही है। ये मानसी भी कितनी होशियार है। पिछले 2 हफ्तों से आपसे मिलने आती रही और हमें इसे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। कल रात जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैंने 12 बजे मानसी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था और फिर सुबह तड़के ही घर लौटकर अपने कमरे में आई थी। दीप ने मना करते हुए अपना सिर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, मानसी तो आज पहली बार मुझसे मिलने आई है। इस बात पे उसकी माँ मुझे घूरते हुए बोली, अच्छा मानसी, तू ही ये बता दे कि तू हर रात को कहाँ जाती है। मैं सारा खेल समझ चुकी थी, इसीलिए मैं जल्दी से दीप से बोली, दीप ये सब तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत भरने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। दीप की आवाज़ गुस्से की आग में तब्दील हो चुकी थी और मैं कांपने लगी थी। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मानसी तुम भी अपनी माँ जैसी ही निकली। वो तो चरित्रहीन थी ही, तुम भी उसी की तरह बेहया निकली। मुझे घिन आ रही है अपने आप से कि कभी मैंने तुम्हें चाहा था। मैं दीप की बात सुनकर रोने लगी थी, जबकि उसकी माँ और उसकी बहनें विजय मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। उसकी माँ बोली, मानसी अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी भी जवान बेटियां हैं। मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे कोई बुराई सीख ले, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ। दीप की माँ मुझे हाथ से पकड़कर खींच रही थी। मैं रोने लगी और बोली, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मैं जवान लड़की इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। वो बोली, जहाँ पर रोज जाया करती थी। वो मुझे घसीटती हुई गेट के पास ले पहुंची। मैंने दीप को पुकारा और बोली, दीप तुम ही मुझे बचा लो। वो गुस्से में बोला, मुझे तुम जैसी बेशरम लड़की की जरूरत नहीं है। दीप के इस जवाब ने मेरे दिल पर जोरदार थप्पड़ मारा था। मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोली, अच्छा हुआ दीप, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। तुम भी मेरे पिताजी की तरह मतलबी और कमजोर दिल वाले निकले। जिस तरह मेरा बाप अपने प्यार से मुकर गया, तुम भी मुकर गए। मुझे लगता है तुमने ये भी सब उन्हीं से ही सीखा हुआ है। उसकी माँ ने मुझे घर से निकाल कर गेट बंद कर दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी मेरे साथ ये खेल भी खेलेगी। मैं बेसहारा पहले से ही थी, अब बेघर भी हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पर तो छोटी छोटी बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे सुरक्षित रह सकती थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं भगवान को पुकार रही थी कि हे भगवान, मेरी इज्जत और मेरी जान की हिफाजत करना। ये प्रार्थना करते हुए मैं सड़क पर चली जा रही थी। मेरे पास कोई मुकाम नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, इसीलिए मैं चलती रही। मैं सड़क के साथ साथ चल रही थी। डर से मेरा बुरा हाल था। इक्की दुक्की गाड़ियाँ गुजर रही थी। जब भी मेरे ऊपर गाड़ी की तेज रोशनी पड़ती, मैं सिहर उठती। अब मैं इस सड़क पर और दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता था कि एक गाड़ी बार बार धीरे स्पीड करके रोकी जा रही है। तभी रोड के किनारे एक ढलान दिखी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर उतर जाती हूँ। कम से कम रात तो अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह यहाँ से निकल कर अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लूँगी। मैं नीचे उतर आई थी। मुझे वहाँ से बहुत दूर एक मसाल जलती हुई नजर आई थी। मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई दूसरा गांव होगा, इसीलिए मैं नीचे चलती रही। मुझे इस तरह के इलाके में चलने की आदत नहीं थी, इसीलिए मेरी चप्पल टूट गई थी और पैर भी जख्मी हो चुके थे। आखिरकार मैं अपने मंजिल तक पहुंच चुकी थी। मेरे सामने एक झोपड़ी थी। मैं उसमें दाखिल हो गई तो वहां पर एक चारपाई के सिवा कुछ भी नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे भगवान ने यहाँ पर मेरे लिए इंतजाम कर दिया था। मैं उस पर लेट गई थी। लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं वहीं पर सो गई। सुबह जब आँख खुली तो मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मैं अंगड़ाई लेने लगी तो महसूस हुआ कि पाँव से कुछ बंधा हुआ है। मैं हड़बड़ा के उठ बैठी थी और सामने का नज़ारा देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। मेरे पैरों को रस्सी से बांध दिया गया था और मेरे सामने तकरीबन 400 से भी ज़्यादा लोग खड़े थे। अजीबोगरीब हुलिये वाले, अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए। उनकी चमड़ियाँ धूप की वजह से जल चुकी थी। वो सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर झलक रही चिंता से साफ पता चल रहा था कि वे मेरी मौजूदगी की वजह से परेशान हैं और बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं उनको देखकर समझ गई थी कि वो जंगल में रहने वाले लोग हैं। मैंने बोला,
तुम लोगों ने मुझे कैद क्यों किया है? एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और उसने इशारे से मुझे ये बात समझा दी कि वो लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे थे और मुझे भी उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। हमने एक दूसरे को इशारों से एक दूसरे की बात समझाई थी। उन लोगों ने मुझे इसलिए कैद किया हुआ था क्योंकि वो लोग मुझसे डरे हुए थे कि कहीं मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं। मैंने उन्हें इशारों से ही अपनी बात समझा दी थी कि मैं तो खुद यहाँ छुपती छुपाती आई हूँ। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाई इशारों से ही समझा दी थी। मैंने उन लोगों की आंखों में अपने लिए आंसू देखे थे। मेरी बात पे ना जाने उन्हें कैसे यकीन आ गया था। एक औरत मुझे अपने साथ ले गई। उसने मुझे रहने की जगह दी। उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। वो अजीब से लोग थे, लहरों से पानी पीते थे, जंगलों से ही अपनी खुराक हासिल करते थे, हर तरह की टेक्नोलॉजी से बहुत दूर थे। मुझे उन लोगों की ज़िंदगी बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए मैं उनके साथ ही रहने लगी थी। वक्त गुजरता गया। मुझे उन लोगों के साथ रहते हुए 5 महीने हो गए थे। इस दौरान मैं उनकी भाषा समझने लगी थी और वो भी मेरी बातों को किसी हद तक समझ जाया करते थे। हम लोग अभी एक दूसरे को अच्छे से समझने में लगे थे कि एक दिन मुझे उन लोगों में कुछ बेचैनी सी नजर आ रही थी। मैंने इसका कारण पूछा तो मुझे उस औरत ने बताया कि तुम जैसे चंद लोग हमारे इलाके में आ गए हैं। उनके हाथ में अजीब सी चीज़ें हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी जासूसी करने के लिए आए हैं। ये बात सुन के मैं बहुत डर गई थी क्योंकि ये जंगल में रहने वाले लोग अब मेरा परिवार बन चुके थे। मैं उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकती थी। तब मुझे उनके सरदार ने अपने खेमे में बुलाया था। वे बोले, हमारे लोगों को तुम पर शक है कि तुमने यहाँ पर रहते हुए अपने लोगों को हमारी जानकारी दी है, इसीलिए यहाँ पर हमारी जासूसी करने आए हैं। मैंने ज़ोर ज़ोर से मना करने के अंदाज में सर हिलाया और उन्हें इशारों से समझाने की कोशिश की थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं उनकी हर मुमकिन मदद करूँगी। यूं ही करते करते शाम के वक्त अचानक जंगल की ओर से हू हू का शोर उठा था। ये लोग इस किस्म की आवाज़ तब निकालते थे जब उन्हें कोई बहुत बड़ी फतह हासिल हुई हो। मैं और दूसरी औरतें उस ओर बढ़ने लगी जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। आगे जाके जो दृश्य देखा वो बहुत ही डरावना था। 3 लड़के थे जिन्हें इन लोगों ने रस्सी से बांधा हुआ था और उनके कैमरे उनसे छीन कर दूर रखे गए थे। मैं तुरंत आगे बढ़ी और उन तीनों लड़कों के सामने जाके बोली, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? उन लड़कों का हेड बोला, हम तीनों एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं। कुछ साल पहले हमें ये खबर मिली थी कि इस जंगल में जंगली लोगों का समुदाय रहता है, इसलिए हम कई महीनों से इन लोगों को ढूंढ रहे थे ताकि इनसे मुलाकात कर सकें। लेकिन आज जब ये लोग हमें मिले तो पहले इन लोगों ने हमें खूब मारा और अब रस्सी से बांध दिया है। मैंने उनकी सारी बातें सरदार को बता दी थी। उन्होंने हुक्म दिया कि इन लड़कों की रस्सियाँ खोल दीजिए। सरदार बोला, हम बाहर की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी खबर किसी को हो और हमारी सुकून भरी जिंदगी खराब हो जाए। उन्होंने उन लड़कों से इजाज़त लेकर उनके कैमरे तोड़ दिए थे और उन्हें रिहाई इस शर्त पर दी थी कि वो कोई भी खबर उनके बारे में नहीं लिखेंगे। मैंने उन तीनों लड़कों की जान बचाई थी, इसीलिए उनका हेड जाने से पहले मेरा शुक्रिया अदा करने आया था। उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने उसे अपनी सारी हकीकत सुना दी थी। मेरी दास्तान सुनने के बाद वो लड़का बोला, मानसी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जॉब भी दूंगा और तुम्हारे रहने का भी इंतजाम कर दूंगा। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करके चैनल वाले लड़कों के साथ निकल पड़ी थी। मुझे उस न्यूज़ चैनल में काम करते हुए 2 महीने हो चुके थे। तभी सोनू ने मुझे प्रपोज किया था। वो बोला, मानसी क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। वो मेरे माँ बाप के बारे में सब कुछ जान चुका था, फिर भी उसने मुझे अपना लिया था। मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने सोनू से शादी कर ली। सोनू एक बहुत ही अच्छा इंसान साबित हुआ था। शादी के 2 साल बाद भी वो मुझे अपने महबूबा की तरह ही रखता है, मुझ पर जान न्यौछावर करता है। भगवान ने मुझे एक बेटा और एक बेटी सौगात में दी है। अब मेरे पास सब कुछ है। मैं भगवान का धन्यवाद अदा करती हूँ कि मेरी शादी दीप से नहीं हुई। शादी के बाद भी वो अपनी माँ से मुझे बचाने में नाकाम ही रहता, क्योंकि वो कानों का कच्चा था। वो शादी के बाद भी मुझे छोड़ सकता था और मेरी औलाद का शायद वही अंजाम होता जो मेरा हुआ था। आज मेरे घर में नौकर चाकर हैं, मोहब्बत करने वाला पति है, अपने बच्चे हैं, मेरी छोटी सी फैमिली है। मुझे इस छोटी सी जिंदगी के लिए और क्या चाहिए?
तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।